जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, आज हम मेवाड़ का राजवंश का अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का राजवंश ये भी राजस्थान जी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कोई भी पेपर देख लेना आप, एक प्रश्न आना 100% तय है। दोस्तों, मेवाड़ का राजवंश इसमें दो शाखाएं हुआ करती थी। एक शाखा थी गुहिल वंश और दूसरा था सिसोदिया वंश। गुहिल अपने नाम के आगे रावल लगाते थे और सिसोदिया राणा लगाते थे। दोस्तों, ये वही मेवाड़ है जहां रावल रतन सिंह हुए थे, बप्पा रावल हुए थे, राणा सांगा हुए थे और अमीर हुए थे, महाराणा प्रताप हुए थे, उदय सिंह थे। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के लिए आपने एक कहावत सुनी होगी, राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। अरे मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में जाता था, जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में जाता था, बाबर की औलादों का कच्छा गीला हो जाता था। बाबर की औलादों का कच्छा गीला हो जाता था। 8 फीट महाराणा से जब कद अपना नापा करते थे, 8 फीट महाराणा से जब कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। दोस्तों, ये कुछ महाराणा प्रताप के बारे में लाइनें थी। महाराणा प्रताप भी हमारे मेवाड़ राजवंश से ही थे। मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, जो कि 1350 साल, लगभग 1350 वर्ष पुरानी रियासत है। मेवाड़ राजवंश की स्थापना गुहिल ने की थी, जिसे हम गुहादित्य नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेवाड़ राजवंश इसमें 2 शाखाएं हुआ करती थी। कितनी शाखाएं हुआ करती थी? 2। एक तो थी गुहिल शाखा, गुहिल वंश, गुहिल ने इसकी स्थापना की थी। और दूसरा हो गया सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। दोस्तों, गुहिल तो अपने नाम के आगे लगाते थे रावल। क्या लगाते थे? रावल। और सिसोदिया राणा या महाराणा, राणा या महाराणा, राणा या महाराणा। दोस्तों, एक बार एग्जाम में, RS एग्जाम था और प्रश्न पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सी रियासत एकीकरण के समय मेवाड़ में शामिल नहीं थी। तो दोस्तों, ध्यान रहे, हमने पढ़ा था उदयपुर थी, बिल्कुल। राजसमंद का कहीं जिक्र ही नहीं था ना। एक हुआ था चित्तौड़ का एकीकरण में कहीं जिक्र है क्या? आपने पढ़ा हो वही चित्तौड़गढ़ रियासत एकीकरण में। तो 19 रियासतों में ये थी नहीं। एक आम से कोई पूछ ले मेवाड़ में कौन कौन सी रियासतें नहीं थी, तो राजसमंद नहीं थी और चित्तौड़गढ़ नहीं थी। यह आपको याद रहे। हाँ दोस्तों, मेवाड़ जनपद यानी कि मेवाड़, इस मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ के प्राचीन नाम, दोस्तों, मेवाड़ को मेदपाट, प्रागपाट और सिवी जनपद कहा जाता था। क्या क्या कहते थे? मेदपाट, प्रागपाट और सिवी जनपद। और दोस्तों, ये सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। तो इसकी राजधानी मध्यमिका, सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। कौन सी है? मध्यमिका। और ये मध्यमिका जिसका वर्तमान नाम है नगरी। इस मध्यमिका को वर्तमान नाम क्या है? नगरी। वर्तमान नाम, मध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। और वर्तमान में ये नगरी पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, वर्तमान में ये नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। ध्यान रहे दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागपाट, सिवी जनपद, और सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका जिसको वर्तमान में नगरी कहा जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके बाद दोस्तों,
एक ट्रिक है जो कि मैं आपको, जैसे सिसोदिया वंश, ये गोहिल वंश कंप्लीट होने के बाद में मेवाड़ के राजाओं का, गोहिल वंश के राजाओं का क्रम याद कराऊंगा मैं आपको। क्या याद कराऊंगा? क्रम। तो क्रम याद करवाने के लिए एक ट्रिक है जो कि जैसे गोहिल वंश कंप्लीट होते ही मैं आपको लिखवा दूंगा। दोस्तों, मेवाड़ की दो शाखाएं हो गई, एक गोहिल वंश और एक सिसोदिया वंश। गोहिल वंश, गोहिल वंश ये जब से गोहिल वंश की स्थापना हुई थी ना 566 से, तब से लेकर 1303 तक गोहिल वंश ने शासन किया था। 1303 में रावल रतन सिंह जयोकी अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इसने कब तक, गोहिल वंश ने 566 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक किया था? 566 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। हाँ, फिर दोस्तों सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश ने हम्मीर आया था, उसने 1326 में फिर सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो 1326 से 1948 तक, 1326 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक, 1326 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक। 1948 के बाद में ये एकीकरण में शामिल हो गया था। तो तब तक सिसोदिया वंश ने शासन किया था। हाँ दोस्तों, मेवाड़ जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। और अगर कोई पूछे तो ये कितनी प्राचीन थी, तो ये लगभग 1350 वर्ष। कितनी पुरानी थी? लगभग 1350 वर्ष पुरानी रियासत थी। लगभग 1350 वर्ष पुरानी रियासत थी। दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा राजवंश पूछे तो मेवाड़ राजवंश। तो विश्व का सबसे लंबा राजवंश कौन सा था? मेवाड़ राजवंश। विश्व का सबसे लंबा राजवंश, 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 विश्व का सबसे लंबा राजवंश मेवाड़ का था। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़ रियासत थी, जो कि लगभग 1350 वर्ष प्राचीन रियासत थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ हो गई, जो कि 1350 वर्ष प्राचीन थी। विश्व का सबसे लंबा राजवंश हो गया मेवाड़ राजवंश। हाँ, एकीकरण के समय गोहिलों की 5 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 5, जो कि हमने पढ़ी थी। उदयपुर जो कि तीसरे चरण में शामिल हुआ था। उससे पहले शाहपुरा यानी बाबू झाड़ूकी को पुरुषाटो, तो शाहपुरा उसमें शामिल कर लिया था। उससे पहले प्रतापगढ़ हो गया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 5 रियासतें एकीकरण के समय मेवाड़ राजवंश में थी। एकीकरण के समय मेवाड़ राजवंश में 5 रियासत थी। कौन कौन सी? उदयपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजसमंद व चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं थी। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, मेवाड़ के प्राचीन नाम हो ही गए, मेदवाड़, प्रागवाड़, सिवी जनपद। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, मध्यमिका वर्तमान नगरी कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। हाँ, मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी कहा गया है। मेवाड़ के शासकों को क्या कहा गया? सूर्यवंशी। कहावत सुनाई ना आपको, राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। तो मेवाड़ के शासकों को क्या कहा गया है? सूर्यवंशी। क्या कहा गया है? सूर्यवंशी। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें राम का वंशज भी बताया, लेकिन मुख्य रूप से ये सूर्यवंशी थे। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें राम का वंशज बताया, लेकिन ये मुख्य रूप से सूर्यवंशी थे। एक बार नोट कर लीजिए सभी। मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहते थे। क्या कहते थे? मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज। जिसका प्रमाण राणा रायमल के अभिलेख में मिलता है, और बप्परावल के सिक्कों पर भी अंकित है, और मेवाड़ी ध्वजा पर भी अंकित है। तो मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहते हैं। मेवाड़ शासकों को, मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहते थे। हिंदुआ सूरज कहते हैं।
कहते हैं, और इन्हें हिंदू सूरज कहते हैं। इसका प्रमाण क्या? प्रमाण। तो इसका प्रमाण हमें मिलता है राणा रायमल के अभिलेख में। कहाँ मिलता है? राणा रायमल के अभिलेख में। राणा रायमल के अभिलेख में। एक मेवाड़ी ध्वजा पर मिलता है। कहाँ मिलता है? मेवाड़ी ध्वजा पर, यानी मेवाड़ के ध्वज पर। तो मेवाड़ी ध्वज पर। और एक मिलता है दोस्तों बप्पा रावल के सिक्कों पर। कहाँ मिलता है? बप्पा रावल के सिक्कों पर। बप्पा रावल के सिक्कों पर। ये बप्पा रावल वही है दोस्तों जो हरित ऋषि की गाय चराता था। इसके बारे में ये भी कहा गया कि एक साथ 4 बकरों की नाश्ता कर लेता था। तो हिंदुआ सूरज, मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा गया है, जिसका प्रमाण राणा रायमल के अभिलेखों में मिलता है, और बप्पा रावल के सिक्कों पर मिलता है, और मेवाड़ के ध्वज पर मिलता है। कहाँ मिलता है? मेवाड़ के ध्वज पर। अब दोस्तों ये मेवाड़ का ध्वज हो गया। क्या हो गया? मेवाड़ का ध्वज। यह मेवाड़ का ध्वज हो गया। इसमें यहां तो ऊपर ऊपर सूर्य भगवान का चित्र है। किसका चित्र है? सूर्य का चित्र। और इसमें एक तरफ तीर कमान लिए हुए भील सरदार का चित्र है, दूसरी तरफ तलवार लिए हुए राजपूत राजा प्रताप का चित्र है। इसमें एक तरफ तो भील सरदार का चित्र, यहां तो है भील सरदार का चित्र। किसका? भील सरदार का। भील सरदार का चित्र। भील सरदार का चित्र। और इसने क्या ले रखे? तीर कमान। क्या ले रखे? तीर कमान। और इस तरफ है राजपूत राजा का चित्र। किसका चित्र? राजपूत राजा का चित्र। और ये राजपूत राजा कौन है? प्रताप। राजपूत राजा प्रताप का चित्र। और क्या लिए हुए? तलवार। क्या लिए हुए? तलवार। इधर बीच में ये हो गया चित्तौड़गढ़ फोर्ट। कौन सा फोर्ट? चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी कि चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ हो गया। और इसमें नीचे जो मेवाड़ का वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ राजवंश का जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, आदर्श वाक्य। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। दोस्तों ये हो गया मेवाड़ का ध्वज, जिसमें ऊपर तो सूर्य का चित्र है, बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक तरफ तीर कमान लिए हुए भील सरदार का चित्र है, दूसरी तरफ तलवार लिए हुए मेवाड़ के महाराणा का चित्र है। फिर नीचे मेवाड़ राजवंश का आदर्श वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो मेवाड़ी ध्वज पर बीचों बीच चित्तौड़गढ़ दुर्ग अंकित है। क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये मेवाड़ राज्य का आदर्श वाक्य है। मेवाड़ राजवंश का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य दोस्तों नोट कर लेना, अगर एग्जामिनर पूछ ले मेवाड़ राजवंश का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको ध्यान रहे जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। आपसे पूछ सकता है मेवाड़ राजवंश के राज के ध्वज पर, यानी मेवाड़ की ध्वज पर ऊपर किसका चित्र है? तो सूर्य का। बीचों बीच चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। एक तरफ तीर कमान लिए हुए भील सरदार का है, दूसरी तरफ तलवार लिए हुए मेवाड़ शासक प्रताप का है। फिर मेवाड़ राजवंश का आदर्श वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो कि मेवाड़ी ध्वज पर नीचे नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों मेवाड़ शासकों की उत्पत्ति के बारे में कुछ कथन है, वो मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप नोट कर लीजिए। दोस्तों तो अब हम
मेवाड़ शासकों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जो कि यह है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया है। और बीएस स्मिथ व कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें विदेशी बताया है। मोनोक नैन्सी व कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिल वंश की 24 शाखाओं को उल्लेख किया है। कविराज श्यामल दास ने इन्हें वल्लभी गुजरात का बताया है। एकलिंग महात्म ग्रंथ और शक्ति सिंह के आठपुर अभिलेख में इन्हें आनंदपुर गुजरात का बताया है। बीएस स्मिथ और कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें विदेशी बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण बताया है। और डॉक्टर डीआर भंडारकर ने इन्हें नागर ब्राह्मण बताया है। जीएच ओझा ने इन्हें विशुद्ध सूर्यवंशी बताया है। दोस्तों, ये मेवाड़ राजवंश की शासकों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है, तो एक बार सभी नोट कर लीजिए। दोस्तों, मेवाड़ शासकों में पढ़ने से पहले एक बार हमें मेवाड़ शासकों के बारे में अध्ययन करने से पहले एक बार हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनका कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, आराध्य देवता कौन है और आराध्य देवी कौन है। तो दोस्तों, कुल देवता, मेवाड़ शासकों का कुल देवता मेवाड़ शासकों का कुल देवता है एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग नाथ जी। और ये एकलिंग नाथ जी, इनका मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ है इनका मंदिर? कैलाशपुरी उदयपुर में। और इस एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने, कैलाशपुरी उदयपुर। उसके बाद दोस्तों, इनकी कुल देवी। दोस्तों, मेवाड़ शासकों की कुल देवी है बाण माता, जिसका मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है? बाण माता। कुल देवी कौन है? बाण माता, जिसका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। बाण माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। इसके बाद दोस्तों, कुल देवता एकलिंग नाथ जी हो गए और आराध्य देवता हो गए इनके चार भुजानाथ। आराध्य देव इनके आराध्य देव है चार भुजानाथ। और ये चार भुजानाथ, इनका मंदिर कहाँ है? गढ़बोर राजसमंद। कहाँ है? गढ़बोर राजसमंद। चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ है? गढ़बोर राजसमंद। फिर हो गया आराध्य देवी। आराध्य देवी हो गई इनकी चार भुजा देवी, जिसका मंदिर हल्दी घाटी में है। चार भुजा देवी। और इस चार भुजा देवी का मंदिर कहाँ है? हल्दी घाटी। और ये हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। कुल देवता एकलिंग नाथ जी हो गए, कुल देवी बाण माता हो गई, आराध्य देवी चार भुजा नाथ जी हो गए और आराध्य देवी हो गई चार भुजा देवी। दोस्तों, कुल देवता वो होते हैं जिनकी हमारे पूर्वज पूजा करते हैं, और आराध्य देव वो होते हैं जिनसे हमने कोई आराधना की हो और वो वह पूरी हो जाती हो, जिससे हम उसकी पूजा करते हैं, उसे आराध्य देव कहते हैं। मेवाड़ शासकों की कुल देवी बाण माता हो गई, आराध्य देव चार भुजानाथ जी हो गए और आराध्य देवी चार भुजा देवी हो गई। नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं गुहिल वंश की। गुहिल नाम का एक व्यक्ति था जिसने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी, और गुहिल व्यक्ति ने गुहिल वंश के नाम से ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी। अब लिख देते हैं हम गुहिल वंश। किसका अध्ययन करेंगे? गुहिल वंश का। गुहिल वंश। दोस्तों, गुहिल वंश, इसको गुहिलोत वंश भी कहते हैं और गहलोत वंश भी कहते हैं। गुहिल वंश को इधर लिख देता हूं मैं, गुहिल वंश को गुहिलोत वंश भी कहते हैं, और गहलोत वंश भी कहते हैं। गुहिलोत, गहलोत, गुहिल सब एक ही बात है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों गोहिल वंश की स्थापना की थी एक व्यक्ति था, गुहादित्य। कौन था? गुहादित्य। गुहादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। गुहादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। इसे गोहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। गोहिल वंश का संस्थापक, गोहिल वंश का संस्थापक, गोहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। गोहिल वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। गोहिल वंश का आदि पुरुष, गोहिल वंश का संस्थापक, गोहिल वंश का आदि पुरुष और गोहिल वंश का मूल पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोहिल वंश का मूल पुरुष। हाँ दोस्तों, गोहिल वंश ने 566 ईस्वी में गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना कब की थी? गुहादित्य ने 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों गुहादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना कर दी, तो ये गुहादित्य कौन था? तो इस गुहादित्य के पिता थे शिलादित्य। तो इनके पिता कौन है? शिलादित्य। शिलादित्य। गुहादित्य के पिताजी का नाम था शिलादित्य। गुहादित्य के पिताजी का नाम शिलादित्य। माता थी इनकी पुष्पावती और इनकी धाय माँ थी, यानी पालन पोषण करने वाली माता थी कमलावती। कौन थी? कमलावती। तो पिता शिलादित्य हो गए, माता हो गई इनकी पुष्पावती, माता पुष्पावती, पुष्पावती। इसके बाद दोस्तों इनकी धाय माँ, यानी कि पालन पोषण करने वाली माँ, धाय माँ हो गई इनकी कमलावती, कमलावती। और ये कमलावती ब्राह्मणी थी। कौन थी? ब्राह्मणी। कमलावती ब्राह्मणी थी। हाँ दोस्तों, गुहादित्य का राज तिलक भील राजा मांडलिक द्वारा किया गया था। भील राजा मांडलिक द्वारा किया गया था। तो गुहादित्य का राज तिलक, गुहादित्य का राज तिलक किसने किया था? भील सरदार मांडलिक ने अपना अंगूठा काट कर, भील सरदार मंडलीफ, भील सरदार मंडलीफ ने अंगूठा काट कर किया था। अंगूठा काट कर किया। गुहादित्य का राज तिलक भील सरदार मांडलिक ने अपना अंगूठा काट कर किया था। और ध्यान रहे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, मेवाड़ शासकों का राज तिलक कौन करते थे? तो ऊंदरी गांव के भील सरदार मेवाड़ शासकों का राज तिलक किया करते थे। तो एक नोट लगा के लिख लो, नोट। ऊंदरी गांव के भील सरदार, ऊंदरी गांव के भील सरदार मेवाड़ शासकों का राज तिलक करते थे। मेवाड़ शासकों का राज तिलक करते थे, राज तिलक करते थे। ऊंदरी गांव के भील सरदार मेवाड़ शासकों का राज तिलक करते थे। ऊंदरी एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात में। ऊंदरी गांव के भील सरदार मेवाड़ शासकों का राज तिलक करते थे। दोस्तों अब भाई ये गुहादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की, तो हमें यह भी पता होना चाहिए गुहादित्य आया कहाँ से था। तो गुहादित्य आया था दोस्तों, गुहादित्य शिलादित्य जो कि गुजरात का शासक हुआ करता था। कहाँ का? गुजरात का। शिलादित्य पर आक्रमण हुआ और उस समय पुष्पावती गर्भवती थी। पुष्पावती गर्भवती थी। पुष्पावती माउंट आबू सिरोही चली गई। भाई युद्ध के समय इस पे जब आक्रमण हुआ ना शिलादित्य पे, तो पुष्पावती कहाँ गई? माउंट आबू में सिरोही। और वहां एक गुफा में छिप जाती थी। माउंट आबू में गुफा में छिप जाती थी। और उस गुफा में ही पुष्पावती ने गुहादित्य को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया था? गुहादित्य को। और गुफा में इसका जन्म होने के कारण इसे गुहादित्य कहा गया है। गुफा में इसका जन्म होने के कारण इसे गुहादित्य कहा गया है। बच्चे को जन्म देने के बाद 15 दिन बाद पुष्पावती स्नान करके सती हो गई। स्नान करके सती हो गई, क्योंकि भाई पहले सतयुग था ना, तो ऐसे हो जाती थी सती।
तो शिलादित्य उधर वीर गति को प्राप्त हो गए। पुष्पावती माउंट आबू में एक गुफा में छिप गई थी और उस गुफा में इसने एक बच्चे को जन्म दिया और इस गुफा में जन्म देने के कारण ही उस बच्चे का नाम गुहादित्य रखा। जैसे ही 10-15 दिन का हुआ गुहादित्य, तो पुष्पावती ने क्या किया कि जल में स्नान करते हुए सती हो गई, स्नान करके सती हो जाते। और बाद में कमलावती, जो कि इसकी धायमा पालन पोषण करने वाली माँ है, कमलावती एक ब्राह्मणी थी और उसने इसका पालन पोषण किया था। क्या किया था? पालन पोषण। अब स्टोरी ऐसे, एक दिन भीलों के बच्चों के साथ ये गुहादित्य खेलता था। भीलों के बच्चों के साथ एक दिन ये गुहादित्य खेल रहा था और ये गुहादित्य उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा राजा हूं, यानी कि मैं तुम्हारा किंग हूं। और इसको देख लिया था किसने? मंडलीक ने, भील सरदार मंडलीक ने। भील सरदार मंडलीक ने देख लिया कि यार ये छोड़ा तो मतलब वास्तव में बहुत बहादुर लग रहा है, साहसी लग रहा है, क्यों ना इसे मेवाड़ का शासक बना दिया जाए। तो गुहादित्य का राज तिलक भील सरदार मंडलीक ने अपना अंगूठा काट कर इसका राज तिलक कर दिया और इसे मेवाड़ का शासक बना दिया। तभी गुहादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी का हम कल से अब वीडियो भी थोड़ा बड़ा बनाए, मतलब अब क्लासेज भी थोड़ी लंबी लिया करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।